जय हिंद दोस्तों। हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन की मई महीने की सारे टॉपिक्स को ख़त्म करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं अपने 6th पार्ट में, सोशल इश्यूज। और हमारा पहला टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी फॉर इनफॉर्मल वर्कर्स। सो लेट्स बिगिन। कोविड-19 पैंडमिक के कारण बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी आ गई है। रिच बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। इसी मैगज़ीन में ऊपर में हमने बात किया था कि इंडिया के जो टॉप रिचेस्ट पर्सन है उनका वेल्थ 35% तक बढ़ चुका है सिर्फ एक साल में। और 2010 के बाद 90% ऑफ द वेल्थ हैज़ इंक्रीज्ड ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया, द टॉप 1% और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है सोशल सिक्योरिटी किसको बोलते हैं। आप याद कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो सोशल सिक्योरिटी वाला जो क्वेश्चन आता है उसमें अगर डेटा से शुरू करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा होता है। और डेटा इसमें बहुत ज़्यादा है, आगे मिलेगा तो हम लोग उस डेटा को भी याद कर सकते हैं या फिर इसको भी याद कर सकते हैं। याद करने का जरूरत नहीं है। इट इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ प्रोटेक्शन अफोर्डेड बाय द एम्प्लॉइज, unorganized workers, gig workers and platform workers to ensure health care and provide income security. बेसिकली गिग वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स को हेल्थ केयर और इनकम सिक्योरिटी को देना ही सोशल सिक्योरिटी बोलते हैं। गिग वर्कर्स क्या होता है? जिस तरीके से हम लोग जानते हैं जोमेटो स्विगी में डिलीवरी बॉय जो काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज तो मालूम ही है, जो लेबर सब काम करते हैं। ठीक है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल सिक्योरिटी के सोशल वाले क्वेश्चंस में इम्पॉर्टेंट होता है। जहाँ भी हम लोग पॉलिटी का क्वेश्चन हो या फिर सोसाइटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख देंगे तो बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आइटम नंबर 23 कंकरेंट लिस्ट में, जिस तरह हम लोग जानते हैं कि हम लोग का 3 भाग में लिस्ट बांट दिया गया है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में हमारा सोशल सिक्योरिटी टर्म मेंशन्ड है और एम्प्लॉयमेंट है और इंश्योरेंस भी है। ठीक है, यह याद करना पड़ेगा। देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो याद करना ही पड़ेगा। आइटम नंबर 23 23-24 याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। प्रोहिबिटेड प्रोविडेंट फंड जो होता है आपका मालूम ही होगा, प्रोविडेंट फंड मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, किसी को भी जो भी नॉर्मल एम्प्लॉय उनको प्रोविडेंट फंड मिलता है। ठीक है, ये भी सोशल सिक्योरिटी के अंदर में आता है। वर्कमैन्स कंपनसेशन, ठीक है, ये सारे सोशल सिक्योरिटी के अंदर में आ गया। और संविधान के अंदर में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या मेंशन्ड है, देखिए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हम लोग का मेंशन्ड है। आर्टिकल नंबर 41 में राइट टू वर्क, ये हमारा मेंशन्ड है। और डीपीएसपी देखिए याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है डीपीएसपी पे। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज, भाई ये तीनों तो याद करना ज़रूरी है। मतलब ज़रूरी मतलब इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ हो ही नहीं सकता है पॉलिटी के लिए। ठीक है, आर्टिकल 42 ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी, आप इसको याद कर सकते हो। आपको अगर मुश्किल लगता है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, ट्रिक्स टू रिमेंबर डीपीएसपी। बहुत सारे वीडियो है, आप जो आपको पसंद आता है कुछ ट्रिक तो आप याद कर लो उसको यार, मतलब ज़रूर याद कर लो क्योंकि क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार। गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल जो हमारा लक्ष्मीकांत मेंशन है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये 90% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज इंगेज इन इनफॉर्मल सेक्टर। तो ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, या इसी मैगजीन पे आगे टॉपिक में देखे थे कि 90% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इज इंगेज इन इनफॉर्मल, जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट वाला पार्ट कर रहे थे तब देखे थे। ठीक है, और देखिए और बोला गया कि 26% जो वर्कर्स है उनको ही सिर्फ सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट्स मिल पाता है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, मैटरनिटी बेनिफिट्स है, ये सारे जो बेनिफिट्स है सिर्फ 26% वर्कर को ही मिल पाता है। ठीक है, तो ये हम इंट्रो में शुरू कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन आपको याद करने में मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि उतना बड़ा डेफिनेशन याद हुआ नहीं होगा, अपने वर्ड्स में लिखिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। अगर याद भी कर सकते हैं लेकिन अगर डेटा से शुरू करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, ये सारे केसेस में अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसमें तो फिर डेफिनेशन अच्छा होता है। ओके, हम सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस ये जो है ना बहुत ही ब्रॉड सिग्निफिकेंस है और इसको हम बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं। सोशल GS1 में तो यूज़ कर सकते हैं, जो भी सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और GS3 में भी यूज़ कर सकते हैं और GS4 में भी यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये बहुत ही जनरल सा पॉइंट है लेकिन सारे पॉइंट्स को एक जगह याद करना बहुत
याद करना मतलब एक जगह ऑर्गेनाइज करना काफ़ी मुश्किल है, सारे पॉइंट्स आपको एक साथ याद आ जाए। इस तरीके से एक टर्म दिया गया था स्पेशियल, SPECEIL, स्पेशल करके एक टर्म था, टॉपर्स मेंशन किए हैं। तो S फॉर सोसाइटी, ऐसे ऐसे कुछ बहुत सारे, C फॉर कल्चर, P फॉर पॉलिटिक्स, ऐसे करके बहुत सारे डायमेंशंस। तो एक क्वेश्चन को बहुत सारे डायमेंशंस में आप आंसर कर सकते हैं। इस तरीके का चीज़ अगर याद रहेगा आपको तो ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ता है अगर सोशल सिक्योरिटी अगर हम देते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा, लोग अच्छे से काम करेंगे तो बिजनेस ग्रो करेगा ही, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है। सोशल कोहेजन होता है मतलब सोशल यूनिटी आएगी लोगों में, ठीक है। सोशल पीस ऑब्वियसली सोशल पीस तो आएगी, ठीक है। डिसेंट लिविंग कंडीशन, देखिए बहुत सारे टर्म्स इसमें, ये टर्म काफ़ी रिलेटेबल है, काफ़ी एक ही जैसा मीनिंग है, ठीक है। तो आप याद कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि याद मत करो, क्योंकि डायरेक्टली सिग्निफिकेंस के बारे में पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी बहुत ही अच्छा चीज़ है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो आपको अगर याद नहीं होगा तब भी आप बहुत सारे बेनिफिट्स बहुत इजीली लिख पाओगे, ठीक है। तो आई वुड से प्लीज़ अवॉइड दिस, हम लोग को कम से कम चीज़ें याद रखने की कोशिश करना है, ठीक है। कोड फॉर सोशल सिक्योरिटी जो 2020 में बिल आया था, तो उसमें बहुत सारे, उसमें नहीं मतलब ये बहुत सारे जो है ऑलरेडी स्कीम्स चल रहे हैं जो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, और जो भी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स है, जो भी पेंशन से रिलेटेड कोई स्कीम्स है, तो बहुत सारे स्कीम्स है, आपको सारे याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको सबका मतलब पता होना चाहिए। तो ये जो जनरली जो सारा स्कीम्स है, ये जो है ना सारा का सारा आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम्स है। मान लीजिए कि आपको 55 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा, और हाँ इसमें प्री रिक्विसाइट है कि 15,000 से पर, ये अटल पेंशन योजना की बात कर रहा हूँ, पर 15,000 से कम आपको ये होना चाहिए, तनख्वाह होना चाहिए। तो आप 55 रुपये अगर पर महीने जमा कीजिएगा तो आपको 60 साल के बाद आपको शायद 3,000 पर मंथ आपको गवर्नमेंट पेंशन देगी। तो इस तरीके के सारे स्कीम्स है, ठीक है। और ये सारे स्कीम्स इसी टाइप के हैं, कोई खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब समय आते ही लोग चेंज कर देते हैं, मतलब गवर्नमेंट चेंज कर देती है, उसका नाम चेंज करती है ताकि उसको अच्छे से और इम्प्लीमेंट किया जा सके, ठीक है। आपको अगर नाम याद नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, कि कैसे हज़ारों हज़ार स्कीम है तो सबका नाम तो याद किया नहीं जा सकता। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको दो दो नाम दोनों ग्रुप से याद कर लो, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आते हैं चैलेंजेस, ये हमारा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। गैप्स इन कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, ठीक है। बिल, सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड बिल अगेन, सो आई एम टेकिंग दिस वर्ड बैक। so this is basically a code on social security 2020, ठीक है। लैक ऑफ मिनिमम बेनिफिट पॉलिसी, देखिए जैसे बोला गया है कि ये एक तो कंडीशन था कि 15,000 से कम है तो उसको मिलेगा, और भी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए हम नया स्टार्टअप खोल रहे हैं और 2-3 लोग ही काम कर रहे हैं अगर, तो उसमें हमको ज़रूरी नहीं है कि हमको ये बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, जो भी मैटरनिटी बेनिफिट्स है, इंश्योरेंस बेनिफिट्स है, हेल्थ बेनिफिट्स है, ये सारे बेनिफिट्स को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अगर 10 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉय होगा तब हमको देने की ज़रूरत है। तो जो लोग इधर काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स वगैरह में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये लैक ऑफ मिनिमम बेनिफिट पॉलिसी के खिलाफ है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं एक तरीके से आप। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को पावर दिया गया कि आप मॉनिटर कीजिए, लेकिन ये जो भी हम लोग का IAS लोग, हम लोग जब बन के जाते हैं तो पूरा मखा जाते हैं, पूरा आराम करते हैं, आप तो IAS बन गए भाई, अब तो आराम करना, तो अच्छे से काम नहीं करते हैं, तो ये एक इशू है। तो हम लोग को अकाउंटेबल बनना है, जो गवर्नमेंट अगर स्कीम्स लॉन्च किए तो स्कीम्स कितना अच्छा काम कर रहा है, हर स्कीम्स के लिए रिपोर्ट बना के देना चाहिए हम लोग को IAS बनने के बाद, अभी नहीं। ठीक है, तो ये एक इशू है। सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो ये देखिए इस कोड के एक इशू है कि हम जो भी है अगर हमको कुछ पास करना है, कुछ लॉ लेके आना है, ठीक है, कुछ भी हमको अगर कानून बनाना है तो हमको पार्लियामेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्टेक होल्डर से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बना सकते हैं, मतलब एग्जीक्यूटिव को फुल पावर दे दिया गया, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है, ठीक है। ओवरलैपिंग ऑफ डेफिनेशन, ठीक है। जैसे गिग वर्कर जो है ना, गिग वर्कर मैंने बताया आपको, जो भी ऐप बेस्ड है, ऐप बेस्ड से आपका हो गया स्विगी, जोमेटो, तो ये लोग को ना गिग वर्कर भी बोलेंगे, प्लेटफॉर्म वर्कर भी बोलेंगे, और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर बोलेंगे, तीनों बोलेंगे सेम टाइम पे। तो लैक ऑफ डेफिनेशन, अच्छे से सबको कैटेगराइज नहीं किया गया, तो ये भी एक इशू है। तो भाई इसके अंदर कितने इशू आ गए, 1 2 3 4 इश्यूज आ गए, तो कुछ ना कुछ तो चारों पॉइंट में हम लोग लिख ही देंगे, तो अच्छा ही है, 4 पॉइंट मिल गया हमें। देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। अब देखिए, अदर गैप्स अक्रॉस द स्कीम्स,
तो देखिए ये मल्टीपल मिनिस्ट्री से रन करती है। ऊपर जितने सारे हम लोग स्कीम्स देखे थे, अलग दो ग्रुप में बटा हुआ था स्कीम्स, बहुत सारे स्कीम्स है, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग अलग स्कीम्स को रन करती है, ठीक है। और सबका अलग अलग डाटाबेस है कि ये वाला स्कीम्स इतने लाख लोग यूज़ किए हैं, ऐसे ऐसे यूज़ किए हैं, तो दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं बनता है, ठीक है। तो कोई ऐसे ऐसे भी लोग होंगे कि दोनों स्कीम्स का बेनिफिट्स उठा रहे हैं या दो से ज़्यादा स्कीम्स का बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये सही नहीं है ना, ठीक है। तो इसको ठीक करने की ज़रूरत है। एक्सक्लूजन एरर्स, ठीक है। जैसे कि आधार कार्ड लोग बनते हैं तो बहुत लोगों का डेट ऑफ बर्थ गलत होता है, बहुत लोगों का नाम गलत होता है, बहुत लोगों का एड्रेस गलत होता है, बहुत लोगों का पेरेंट्स का नाम गलत कर देते हैं लोग। आधार कार्ड जोड़िए वोटर कार्ड में, और बहुत सारे पैन कार्ड में भी गलती कर देते हैं लोग। तो ये जो सारी गलतियाँ होती है तो इससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसी के कारण एनआरसी वगैरह का प्रोटेस्ट हो रहा था कि लोग ऐसे प्रूफ करने में दिक्कत होगा गरीब लोगों को, क्योंकि वो लोग जाएंगे कोर्ट, कोर्ट बहुत एक्सपेंसिव है, जुडिशरी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं। तो इसमें कुछ एक चीज़ लिखा गया था कि ह्यूमन एरर्स इन इंटरनेट रिकॉर्ड से, तो मैंने बताया कि गलत लिख देता है। फिर पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये भी एक मसला है कि बहुत ही पुअर कनेक्टिविटी है इंटरनेट गांव वगैरह में जिस तरीके से। लेकिन अभी हम लोग कुछ दिन ऊपर एक स्कीम्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसका नाम था जन वाईफाई, फिर अर्बन वाईफाई, और फिर भारत नेट। इस तरीके का स्कीम्स थे। तो इस तरीके के स्कीम्स को हम लोग इम्प्लीमेंट करके अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी को अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो आधार कार्ड का इशू है ना, ये झारखंड में एक एग्जांपल आप डाल सकते हैं कि झारखंड में बहुत सारे बेनिफिशरीज को दिक्कत हुआ जब आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको पीडीएस अप्लाई लेने के लिए आधार कार्ड से आपको करना पड़ेगा। तो बहुत सारे दिक्कत हुआ और लोग स्टार्व किए, मतलब मर गए लोग खाना के बगैर। तो ठीक है, ये स्टडी के अकॉर्डिंग है, किसी रिपोर्टेड कंपनी, रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट इसको पब्लिश किया था। मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जब भी नाम याद आएगा मैं बताऊंगा, उसमें मैं मेंशन कर दूंगा, पीडीएफ में लिख दूंगा जब मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, ठीक है। लैक ऑफ रेगुलर रिवीजन ऑफ इंटाइटलमेंट अमाउंट्स, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 2006 में कोई स्कीम था IGNOAP, मुझे नाम मालूम नहीं इसके अंदर क्या लिखा हुआ, ठीक है। ये स्कीम्स क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इसके बताया गया कि 2006 से 6 के बाद इसको रिवाइज नहीं किया गया इसका अमाउंट। तो ये दिक्कत आती है, स्कीम्स को रिवाइज नहीं किया जाता है जो स्कीम्स को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अगर उस टाइम 100 रुपये देते थे तो अभी 100 रुपये का वैल्यू बहुत कम हो गया। तो इस तरीके से रिवीजन करना चाहिए, उसको अपडेट करना चाहिए, अपडेट नहीं हो रहा है चीज़ें, ठीक है। तो ये एक इश्यू है, लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट जो है, अभी जो हम लोग का गवर्नमेंट है, ये हर चीज़ को नई तरीके से लेकर के आ रही है और सब चीज़ को अच्छा कर रही है। तो ये पॉइंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। लो अवेयरनेस अमॉन्ग बेनिफिशरीज, ये तो लो अवेयरनेस, कैपेसिटी बिल्डिंग मैंने ऑलरेडी बताया कि हर जगह डाल सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, चैलेंजेस हाईलाइटेड बाय कोविड। देखिए, बैंक मित्राज एक होता है जिसे CSP बोलते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट। हर अलग अलग बैंक जो होती है ना, वो एक अपना कस्टमर सर्विस पॉइंट खोलती है। प्राइवेट लोगों को रोज़गार देने के लिए काम किया गया है कि उसको एक एक्सेस देगी, एक्सेस कोड देगी कि आप इसका यूज़ करके गांव के लोगों को आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जिसके पास मोबाइल नहीं है, गूगल पे नहीं है, फ़ोन पे नहीं है, जिनको अच्छे से यूज़ करने नहीं आता, जो लिटरेट नहीं है, तो उनका फिंगरप्रिंट को यूज़ करके लोग जो है, बैंक मित्राज देती है कि बैंक मित्राज उनका फिंगरप्रिंट को यूज़ करके पैसे उनको दे दे। इस तरीके से वृद्धा पेंशन होता है और बहुत सारे स्कीम्स होते हैं जो बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान में 100 रुपये हर मंथ मिलते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे स्कीम्स हैं। तो लोगों को पैसे देने के लिए बैंक मित्राज का इस्तेमाल किया जाता है, बैंक मित्राज का, ठीक है। और कोविड के कारण जो है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन हो गया है, तो लोग जो है पैसे को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज हैं इसमें। आप कोविड से रिलेटेड जो भी इश्यूज आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। पोर्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जो भी माइग्रेंट वर्कर्स थे, ठीक है, वो जब जिस स्टेट में काम कर रहे थे, लेकिन जब जिस स्टेट में वापस आए जहाँ पर घर था उनका, तो अभी सवाल खड़ा हो गया है कि कौन देगा उनको बेनिफिट्स। जिस स्टेट में काम कर रहे थे वो देगा, या फिर जो उनका ओरिजिनल स्टेट है वो देगा। तो इसके ऊपर क्लियर कट प्रोविजंस नहीं है, ठीक है। तो ये एक इशू है। तीसरा इशू है कि रिवर्स माइग्रेशन। अब जो वापस आ गए हैं वो, तो इस सरकार पे ऑलरेडी बहुत बोझ था, बिहार और यूपी से मेजॉरिटी लोग गए थे और वापस आए हैं। तो इस सरकार पे ऑलरेडी बहुत बड़ा बोझ था, ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेट्स है, और रिवर्स माइग्रेशन की वजह से और बोझ पड़ गया है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, 3 चैलेंजेस हैं। कोड फॉर सोशल सिक्योरिटी 2020,
सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्रोविजंस फॉर रजिस्ट्रेशन। हमें इन तीनों का नाम याद रखना है क्योंकि ये जो कोड है सोशल सिक्योरिटी का, ये इन तीनों पे ही बेस्ड है। ओके, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। सो द सेकंड पॉइंट इज नेशनल एंड स्टेट लेवल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स। हमें नेशनल एंड स्टेट लेवल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड्स बनाने पड़ेंगे जिनका इस्तेमाल करके जो बेसिकली रिकमेंड करेंगे स्कीम्स को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, जो भी चीज़ें होंगी स्कीम्स के रिलेटेड उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। सेकेंड थर्ड पॉइंट है एक्सपेंड्स द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जिस तरीके से यहाँ पर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स थे जो इस स्टेट में थे उस स्टेट में जा रहे थे काम करने के लिए, तो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। बेटर डेफिनेशन होना चाहिए। जिस तरीके से हमने ऊपर में देखा था कि जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनको अनऑर्गेनाइज वर्कर्स भी बोला जाता है, गिग वर्कर्स भी बोला जाता है और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी बोला जाता है। तो अच्छे तरीके से डिफाइन करना है ताकि सब लोगों को बेनिफिट्स हो सके। और इसमें उसके बाद पॉइंट है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स। तो ऐसे लोगों को अपॉइंट करना है जो इम्प्लीमेंट कितना हुआ है स्कीम उसको मॉनिटर करेंगे और अच्छा कैसे हो सकता है उस पर बात करेंगे। क्वाजी जुडिशियल अपीलेट अथॉरिटी। अगर कोई केस आ जाती है, किसी तरह का घटना हो जाता है, कोई करप्शन हो जाता है इस सोशल सिक्योरिटी के सेक्टर में, तो एक ट्राइब्यूनल बैठाया जाए जो इसके ऊपर जांच करेगी। ठीक है। उसके बाद पॉइंट है कि आधार रजिस्ट्रेशन इज़ मैंडेटरी। सारे वर्कर्स को आधार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होना चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग एक कॉमन डेटाबेस बना सके और उस पर इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये सारे पॉइंट्स एक 2 3 4 5 6 पॉइंट है एंड आई थिंक 6 पॉइंट इज जस्ट सफिशिएंट टू नोट डाउन एनीथिंग अबाउट द बिल। ओके, सो मूविंग अहेड टू द वे फॉरवर्ड। जो भी वे फॉरवर्ड में लिखना होता है वो जनरली हम लोग चैलेंजेस का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, वो वे फॉरवर्ड का हो जाता है। ठीक है, तो पहला वे फॉरवर्ड क्या है? इंश्योरिंग मिनिमम सोशल सिक्योरिटी। जो हमने देखा था कि मिनिमम सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर 15,000 से आप कम कमाते हैं तो आपको कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ 10 से कम लोग काम करते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो एक मिनिमम सोशल सिक्योरिटी हम लोग को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप इस पॉइंट में लिख सकते हैं कि SDG 1.3 ये इस टारगेट को हम लोग अचीव करने के लिए कर सकते हैं। आप लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब भी ठीक है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आप 10 वर्कर्स वाला लिख चुके हो, तो लिख दोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। अगर आपको याद होता है तो ठीक है। नीड फॉर रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। जिस तरीके से हमने देखा कि मॉनिटर नहीं हो पा रहा और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म सही नहीं है, जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी नहीं है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का, तो हम लोग को उनको अकाउंटेबल बनाना है और इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है। थर्ड पॉइंट है क्रिएटिंग ए कॉमन डेटाबेस। ये सारे हम लोग का चैलेंजेस में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, जस्ट उसको उल्टा करके आपको वो लिख देना है। स्ट्रीमलाइनिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करना है, सही तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है। क्रिएटिंग अवेयरनेस, ऑफ कोर्स ये तो हर जगह रहता है। मूविंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल कंसेप्शंस ऑफ वर्क। जिस तरीके से हम लोग जाते हैं एम्प्लॉयर का एसोसिएशंस होता है, जहाँ पर आप जहाँ काम करते हैं उसके हिसाब से वहाँ पर लोग आपको बेनिफिट्स देते हैं। तो जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके ऊपर तो कोई नहीं होता है, वो जनरली सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। तो इसमें एक वे फॉरवर्ड में दिया गया है कि आप म्यूनिसिपैलिटी को एम्प्लॉई मान लो और म्यूनिसिपैलिटी उनका जो भी बेनिफिट्स है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, वो उनको देंगे। तो इस तरीके से इसको अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, मिड डे मील स्कीम। थैंक यू।